नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने साझा रूप से आंकड़े जारी किए, जिसमें भारत की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 भी जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में भारत की कुल बेरोजगार आबादी का 83% थी। इतना ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बेरोजगारों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार सन 2000 के मुकाबले अब बेरोजगारों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। साल 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.2% थी, जो साल 2022 में बढ़कर 65.7% हो गई है। इसमें उन ही पढ़े लिखे युवाओं को शामिल किया गया है जिनकी कम से कम 10वीं तक की शिक्षा हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका मतलब है कि सालाना 7-8 मिलियन युवा श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही बताया गया है कि साल 2019 के बाद से रेगुलर वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की इनकम में गिरावट का ट्रेंड देखा जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि युवा बेरोजगारी लोकसभा चुनाव के लिए एक निर्णायक मुद्दा है और इससे निपटने के लिए उसके पास एक ठोस योजना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 का हवाला देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से याद रखने का आग्रह किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 12 करोड़ से अधिक नौकरियां छीन ली हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। बुधवार को अदालत ने उनकी अंतरिम रिहाई की मांग पर फौरी आदेश से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने इस दौरान ईडी को भी नोटिस जारी किया है। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। जनहित याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। इस पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें, 21 मार्च को केजरीवाल को शराब नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है, जो किसान और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बयान जारी कर कहा कि केजरीवाल कल यानी गुरुवार को एक अहम बात सार्वजनिक करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट में बताएंगे कि कथित शराब घोटाला का वो पैसा जिसकी तलाश में ईडी ने 150 से ज़्यादा छापे मारे हैं वो कहाँ है, क्योंकि ना तो मनीष सिसोदिया के घर से पैसे मिले हैं और ना ही उनके घर से। ऐसे में कथित घोटाले का पैसा कहाँ है, इसके बारे में केजरीवाल 28 मार्च को जानकारी देंगे। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल को शुगर है और उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। वो दिल्ली वालों को लेकर भी काफ़ी चिंतित रहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तार होना लोकसभा चुनाव का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या जेल से केजरीवाल सरकार चला पाएंगे। वैसे अगर राजनीति के बड़े गिरफ्तारी कांड को याद किया जाए तो सबसे बड़ा सियासी दांव लालू प्रसाद यादव ने चलने का काम किया था। सन 1998 में चारा घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई। सभी को लगा कि उनका उत्तराधिकारी उनकी पार्टी का ही कोई करीबी होगा। कई नेताओं ने सीएम बनने के सपने भी सजा लिए थे, लेकिन तब लालू ने बड़ा खेल करते हुए अपनी ही पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। सरकार पूरे 5 साल तक चली। सत्ता से दूर रहकर भी लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे। अब अरविंद केजरीवाल भी ऐसी ही स्थिति में फंसे हुए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप उन पर भी लगे हैं। गिरफ्तारी उनकी भी हो चुकी है। इसके ऊपर इस समय उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल चर्चा में चल रही हैं। सभी के मन में सवाल है कि क्या केजरीवाल खुद सीएम पद से इस्तीफा देकर सुनीता केजरीवाल को आगे कर सकते हैं। अब पार्टी के तमाम प्रवक्ता इस संभावना को अभी नकार रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सुनीता केजरीवाल का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक बड़ी राजनीतिक भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चलने दी जाएगी। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद से जेल में सरकार चला रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि अब दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी। टाइम्स नाउ की समिट में भी उपराज्यपाल से यही सवाल पूछा गया कि सरकार क्या जेल से चलाई जाएगी। इस पर उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। भारत ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की गई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि हम भारत में कुछ कानूनी प्रक्रियाओं पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हैं।
कूटनीति में देशों से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। एक लोकतांत्रिक देश से ये उम्मीद और भी बढ़ जाती है। भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं जो उद्देश्यपूर्ण और समय पर फैसला सुनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उस पर सवाल खड़े करना अनुचित है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसे पोस्ट किया है। जालंधर लोकसभा से सांसद और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील रिंकू ने केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि भाजपा में सिर्फ एक ही मकसद है। जैसे पंजाब से जुड़े सूबे आगे बढ़ रहे हैं, वैसा विकास ना तो जालंधर और ना ही पंजाब के अन्य राज्यों में दिखाई दे रहा है। वहीं पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि आप और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के जालंधर सीट से सांसद सुशील कुमार रिंकू भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस मामले पर आपके प्रवक्ता मालविंदर सिंह कांग ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें गद्दार कह दिया है। आप प्रवक्ता ने कहा कि सुशील रिंकू वो इंसान हैं जो पंजाब विधानसभा चुनाव में हार गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें उठाया, आगे बढ़ाया और जालंधर से सांसद बना दिया। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ने उनके लिए प्रचार किया और उन्हें भारी बहुमत दिलाने में मदद की, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो गद्दार हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि बीजेपी ज्वाइन करने के बदले 20 से 25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। आपने इस बार कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम और नंबर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया है। बीजेपी ने नवनीत राणा को महाराष्ट्र की अमरावती सीट से लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। नवनीत राणा मौजूदा लोकसभा में अमरावती से ही निर्दलीय सांसद हैं। नवनीत राणा ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमरावती सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद राव अदसुल को हराया था। वहीं कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री गोविंद काजरोल को बीजेपी ने चित्रदुर्ग सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। बुधवार को जारी की गई उम्मीदवारों की लिस्ट में आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए भी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की घोषणा की है। बिहार में इंडिया गठबंधन एक बार फिर मुश्किल में फंसता दिख रहा है। कई सीटों को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच अब पूर्णिया सीट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्णिया से आरजेडी ने बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बना दिया है। बड़ी बात यह है कि पूर्णिया सीट से पप्पू यादव पहले ही चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस साथ में हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि उस सीट पर लालू अपना दावा छोड़ देंगे, लेकिन अब आक्रामक रणनीति पर काम करते हुए लालू की पार्टी ने पूर्णिया से बीमा भारती को उतारकर पप्पू यादव को सीधी चुनौती देने का काम कर दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत और बीजेपी के दिलीप घोष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सुप्रिया सिनेत के एक्स पर कंगना रनौत को लेकर किए गए पोस्ट के लिए नोटिस जारी किया है। वहीं दिलीप घोष को सीएम ममता बनर्जी को लेकर दिए गए बयान के लिए नोटिस जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह ने मंडी से चुनाव लड़ने को लेकर जवाब दिया है। उनसे जब पूछा गया कि क्या वो कंगना रनौत के खिलाफ मंडी से चुनाव मैदान में उतरेंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं मंडी से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। मैंने ये बात पार्टी आलाकमान को बता दी है और अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी आलाकमान क्या फैसला करता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव विपक्ष और बीजेपी के बीच एक प्रतियोगिता है। विपक्ष जिसका आदर्श वाक्य है परिवार प्रथम और सत्तारूढ़ भाजपा जिसका आदर्श वाक्य है राष्ट्र प्रथम। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ एक चुनावी सभा को संबोधित करने वाले आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 500 वर्षों के बाद भगवान राम ने अयोध्या में अपने धाम में होली खेली और अब मथुरा वृंदावन की गलियां भी इंतजार कर रही होंगी। आदित्यनाथ ने पहले भी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में एक मंदिर बनाने की मांग पर संकेत दिया था। काफी सियासी उठापटक के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी ने रामपुर से अपना प्रत्याशी तय कर लिया है। आपको बता दें कि यहां से सपा ने मोहिबुल्लाह नदवी को मैदान में उतारा है। खबर है कि सपा के प्रत्याशी को रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान का समर्थन नहीं मिलेगा। बता दें कि आजम खान के खासम खास आसिम राजा ने रामपुर से पर्चा दाखिल कर दिया है। आजम के इस कदम के बाद रामपुर का चुनाव काफी रोचक हो गया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने 17 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के सांसद संजय राउत ने ट्विटर पर इसकी जानकारी साझा की है। महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका दिया है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमवीए से गठबंधन तोड़ दिया है।
पिछले कुछ दिनों से लगातार सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के बीच चर्चा चल रही थी, लेकिन प्रकाश आंबेडकर की मांगों की वजह से मामला हमेशा अटक जा रहा था। कल आंबेडकर को एमवीए की तरफ से अल्टीमेटम दिया था, जहां उन्हें अपना रुख साफ करना था, और आज उन्होंने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। गठबंधन में शामिल नहीं होने के ऐलान के साथ ही प्रकाश आंबेडकर ने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। प्रकाश आंबेडकर खुद अकोला से चुनाव लड़ेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।